नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज का हमारा जो टॉपिक है जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू, whatever we discussed in the last lecture, दोनों में कुछ समानता है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू भी एक न्यायपालिका का एक वेपन है टू स्टॉप लेजिस्लेचर, टू स्टॉप एग्जीक्यूटिव when they went outside their boundary। उसी तरह से जो जुडिशियल एक्टिविज्म जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या है? देखिए, अंग्रेजी का शब्द है एक्टिविज्म। एक्टिविज्म का मतलब होता है सक्रिय हो जाना, एक्टिव हो जाना। यानी एक तो दो तरह की पोजीशन होती है। एक तो आदमी चुपचाप बैठा है, डीएक्टिवेट है, यानी कोई हरकत नहीं है, किसी तरह का उसको कोई काम, यानी एक तरह से प्रेजेंस ही ना होना। एक्टिव पैसिव दो तरह की चीजें होती है ना। तो एक्टिव का मतलब है जब आप एक्टिव हो जाते हो अपनी परफॉर्मेंस के लिए, अपने काम के लिए। तो यहां पर न्यायपालिका, देखिए हमारा जो स्ट्रक्चर पावर ऑफ सेपरेशन, वी हैव 3 organs of governance। वन इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव और थर्ड इज जुडिशियल। और कॉन्स्टिट्यूशन ने तीनों को अलग अलग काम भी दिया है। पढ़े हैं ना शासन के 3 अंग भाई, 3 शासन के अंग हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तीनों के अपने अपने रोल हैं। एक लॉ मेकिंग का काम करती है, दूसरा उनको इंप्लीमेंटेशन का काम करती है, और थर्ड जस्टिस करने का काम करती है। भाई अगर वो दोनों ठीक से लागू नहीं कर रहे, ठीक से नहीं बना रहे, तो फिर जुडिशरी का काम बन जाता है कि वो उन चीजों को सही रूप में लागू करे। इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, उसका मतलब है जब जुडिशरी अपने दायरे से बाहर आ जाती है, जब जुडिशरी विधायिका और कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करने लग जाते हैं, जब उनके वो पैर उतरने लग जाती है, जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की जो ब्रांचेज हैं, पावर की ब्रांचेज हैं, जब उनको काटने लग जाती है, यानी जो जुडिशरी के काम नहीं हैं, जब वो भी काम वो अपने आदेश देकर के, चाहे कार्यपालिका हो या विधानपालिका हो, अगर वो जब वो काम करवाने लग जाती है तो उसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। When judiciary get out from his office, when judiciary breaks her limitations, his limitations, its limitations, तब बोलते हैं हम जुडिशियल एक्टिविज्म। समझे? जब विधानपालिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप होना शुरू कर दे, या उनके कार्यों को भी जुडिशरी अपने आदेश के माध्यम से करवाना शुरू कर दे, तो उसको बोलते हैं न्यायिक सक्रियता। कोई डाउट? अब ये न्यायिक सक्रियता की जो कॉन्सेप्ट है, उस पर हम चर्चा करते हैं। और अपने एक बड़े जस्टिस हुए हैं, जीएस वर्मा, उसने ये कहा था
न्यायिक का जो अर्थ है, न्यायिक से अभिप्राय है जब दूसरे अस्क्रिय हो जाएं उसको न्यायिक सक्रियता कहते हैं। दूसरे मीन्स लेजिस्लेचर, दूसरे मीन्स एग्जीक्यूटिव, यानी जब वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं। ये देखिए, न्यायिक सक्रियता का मतलब है कि वो किसके काम है? विधान पालिका और कार्यपालिका के काम है। लेकिन करवा कौन रही है उसको आदेश दे करके? न्यायपालिका। तो इसका मतलब वो असक्रिय हो गए थे तो किसको फिर सक्रिय होना पड़ा? न्यायपालिका को। क्लियर? ऐसा जीएस वर्मा बोलते हैं। जहां तक इस कॉन्सेप्ट के पैदा होने का पर्सन है, आप जानते हो भाई, देखिए दुनिया की अगर न्यायपालिका की कहीं सर्वोच्चता है, इफ देयर इज जुडिशरी सुप्रीमेसी, तो वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भाई उससे मजबूत जुडिशरी कहीं नहीं है, सीधा सीधा मतलब है। ये सारी जो कॉन्सेप्ट आई हैं, चाहे आपने जुडिशियल रिव्यू पढ़ा हो, आपने जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ा हो, या हम पढ़ने जा रहे हैं, ये बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट आई हैं ये अमेरिका से है। और दोनों मामलों में एक जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, मार्बरी बनाम मेडिसन। क्योंकि वहां के जस्टिस ह्यूज ने भी एक बार डिफाइन किया था कि अमेरिका का संविधान वह है जैसा अमेरिका के जज कहते हैं। यानी अमेरिका का जो संविधान है वो क्या है? वो वही है जैसा वहां की अदालतें कहती है, अदालत तय करती है। और हमारे क्या है? हमारे यहां के विपरीत है। हमारे यहां कौन तय करता है? कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है, बिकॉज वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। समझे नहीं समझे? यहां दायरे खींच रखे हैं, बाउंड्री बना रखी है कि विधायिका ये करेगी, कार्यपालिका ये करेगी, न्यायपालिका ये करेगी। जब न्यायपालिका उन बाउंड्री को तोड़ करके उसमें घुसती है, किसमें? विधायिका में, कार्यपालिका में, उसी को बोलते हैं न्यायिक सक्रियता। अब अगर इसके वर्ड्स का ओरिजिन की बात करें, जो इसका शब्द की उत्पत्ति हुई, तो ये अमेरिका में हुई थी सबसे पहले। और 1947 में एक ऑथर थे, सेलिंगसर जूनियर, ऑथर एस जूनियर भी इनको बोलते हैं, लेखक थे सेलिंगसर जूनियर। पहली बार इस व्यक्ति ने अपने ब्लॉग लिखा, या जो भी इन्होंने अपनी एक फॉर्चून जो पत्रिका थी, उसमें इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। किस शब्द का? जुडिशियल एक्टिविटी। उसके बाद वहां पे हमने मार्बरी बनाम मेडिसन का मामला डिस्कस किया था, जो जजों की नियुक्ति का मामला था। एक प्रेसिडेंट ने वो ऑर्डर कर दिए, दूसरे ने आकर उसको रद्द कर दिया, फिर किसी पेटिशन डाली गई मार्बरी के द्वारा, और फिर यही कहा गया कि भाई जो आपके द्वारा ये आदेश दिया गया था ये पूर्णतः सही नहीं था, इसलिए उसको हम क्या करते हैं? रद्द करते हैं। वही हमने अपने भारतीय मामलों में ऐसे पढ़े, रिव्यू के मामले में, कि भाई जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून थे, अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं तो संविधान के उल्लंघनता के आधार पे, संविधान के वायलेशन के आधार पे जुडिशरी ने समय समय पे सरकार के द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को क्या किया है? रद्द किया है। तो न्यायिक सक्रियता भी उससे जुड़ा हुआ है। इसमें अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई, उस पर हम बात करेंगे। मीनिंग तो समझ में आ गया, अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी उस पर हम चर्चा करेंगे। जहां तक
इसकी चर्चा का या इसकी आवश्यकता का विषय है, या भारत में इसको जन्म देने वाले जो लोग हैं उन पे भी हम बात करेंगे। यानी कौन कौन से जस्टिस जो हुए जिन्होंने न्यायिक सक्रियता को भारत में कहीं ना कहीं जन्म देने का काम किया, क्योंकि भारत में ये पद्धति नहीं थी। ये यूएस में ये चीजें पैदा हुई हैं, लेकिन अपने देश में इन चीजों को उत्पन्न करने वाला, इन चीजों को भारतीय सिस्टम में हिस्सा बनाने वाले कौन कौन जज? सबसे पहले तो नाम आता है वी.आर. कृष्णा अय्यर, दूसरा नाम आता है पी.एन. भगवती, और तीसरा नाम आता है चिन्नप्पा रेड्डी, और चौथा नाम आता है डी.ए. देसाई। ये 4 जजों का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं ऑन द इशू ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो फिर हम इन 4 जजों का नाम लेना उसमें बहुत जरूरी है। 70 के दशक के बाद ये चीजें हमारे यहां हुई हैं, और इसका जो मेन फाउंडेशन है जुडिशियल एक्टिविज्म की, वो होती है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोक जनहित याचिका। ये इसका बेस है भाई। अगर हम भारतीय संदर्भ में या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इस चीज को जानना चाहते हैं कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म है क्या, तो इसका जो मेन बेस अगर हम माने तो वो क्या है? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका मतलब क्या है? देखिए, अब हमारी कोर्ट की व्यवस्था है। कोर्ट की व्यवस्था की कुछ प्रक्रियाएं हैं, वो प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। हम डायरेक्टली कोर्ट में अपना मामला की पैरवी नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है, क्या हायर करना पड़ता है? वकील। वकील आपका एक तरह से आपके चीजों को प्रेजेंट करता है जज के सामने, फिर जज डिसाइड करता है हु इज रॉन्ग, हु इज राइट, एंड देन ही मेक हिज डिसीजन। तो भारतीय व्यवस्था में इस तरह की पद्धतियां हैं। अब एक देखिए, 2 तरह की पेटिशन आप कह सकते हैं। एक तो होती है इंडिविजुअल पेटिशन। इंडिविजुअल पेटिशन कब लगती है? जब आपका हित प्रभावित हो। मान लो एक कॉलेज मुझे हटा दे, या कोई मुझे पनिशमेंट दे दे, या कोई मैं ही आपको इस क्लास से बाहर कर दूं, यू कांट सिट हियर, प्लीज गेट आउट माय क्लास। अगर मैं ये चीज कह दूं तो फिर आप पर्सनली जनहित याचिका लगाओगे, क्योंकि आपकी इंसल्ट हुई है अकेले की, सबकी तो नहीं हुई। ये कॉलेज मुझे पनिश कर दे कि भाई इसको तनख्वाह नहीं देंगे हम, ठीक से काम नहीं करता है बंदा, तो फिर मैं व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में जाऊंगा ना। सब तो नहीं जाएंगे, क्योंकि औरों की तो ठीक ठाक चल रही है, मेरी रोकी गई है सैलरी। लेकिन इसके विपरीत, जिसको हम PIL बोलते हैं, PIL का मतलब होता है जहां पर बहुत ज्यादा लोगों के हित प्रभावित होते हैं, इंडिविजुअल नहीं, ज्यादा लोगों के। अब मान लो आपकी पूरे कॉलेज के बच्चे हैं या पूरी स्टूडेंट से रिलेटेड कोई फीस हाइक हो जाती है, या आपके ऊपर कोई विभिन्न तरह के डिसीजन थोप दिए जाते हैं, तो फिर सब बच्चों का इंटरेस्ट आ गया उसमें। फिर उस मामले में क्या डल सकती है? PIL डल सकती है, क्योंकि वो मामला किसी एक से संबंधित नहीं है, सारी स्टूडेंट कम्युनिटी से रिलेटेड है। देन वी कैन फाइल ए पेटिशन एंड दैट वी कॉल PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये चीजें भारत में आई हैं भाई 70 के दशक के बाद, खासकर 1986 में बहुत से ऐसे मामले थे।
कुछ ऐसे थे मजदूरों से रिलेटेड मामले थे, कुछ ऐसे थे लोग भागलपुर जेल में उसमें कैदी बंद थे, कुछ ऐसे मामले थे कि भाई उन पे मुकदमे ही नहीं चलाए गए बेचारों पे। अगर उनके मुकदमे चलते, ट्रायल होती, कोर्ट में पेश किए जाते तो उनकी सजा बहुत पहले खत्म हो चुकी होती, लेकिन वो आज तक भी वो जेलों में बंद थे। तब जाके इस तरह की चीजें आई थी, ये PIL आई थी। और PIL का में क्या होता है, इसमें जरूरी नहीं कि जो जेल में बंद है या कोई, ये PIL कोई भी लगा सकता है। जब जनहित की बात आती है तो कोई भी व्यक्ति इसको लगा सकता है, इवन कोर्ट भी कह सकता है, खुद इंटरफेयर कर सकता है, कोर्ट खुद आदेश दे सकता है कि भाई ऐसे जनहित याचिका लगाई जाए, फिर हम इस पर बात करेंगे। तो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसने किसको जन्म दिया, जुडिशियल एक्टिविज्म को जन्म दिया। अब इसके रीजन क्या क्या है? नंबर 1, सबसे पहले तो क्या है कि पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाए। अब देखिए इस देश में, अब हमने ये भी चीजें पढ़ी हैं, शुरू से हम यही पढ़ रहे हैं कि भारत में इलेक्शन प्रोसीजर होता है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में राइट टू वोट है, और वोट के माध्यम से आप अपने जो भी आपके रूलर हैं, जो भी डेमोक्रेटिक रूलर, लोकतांत्रिक जो शासक हैं आपके, जिसमें आप अपने चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, 2000 और रूलर, तो उनको जब हम वोट के माध्यम से चुनते हैं, अब उनसे हम अपेक्षा करते हैं कि भाई ये हमारी सारी समस्याएं खत्म करे, हमारे काम करे, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाते, जो सोशल वेलफेयर नहीं कर पाते हैं, जो पब्लिक वेलफेयर नहीं कर पाते हैं, या राजनीति को जिस तरह के निर्णय लेने चाहिए, जिस तरह के डिसीजन लेने चाहिए वो नहीं ले पाते हैं, तो फिर उनको निर्णय लेने के लिए कौन कहता है, न्यायपालिका। वो भी एक रीजन। दूसरा है, अगर कई बार क्या आते हैं, ऐसे विषय आते हैं, मान लो अभी लेटेस्ट मैं आपको उदाहरण दूंगा, उससे आपको फॉर एग्जांपल जल्दी समझे, फार्मर मूवमेंट। अभी 2-3 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने एक पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में, और उससे उनको कहा, सुप्रीम कोर्ट में अपना मामला रखा कि भाई जो किसान है वो ट्रैक्टर रैली करने जा रहे हैं और वो दिल्ली में घुसेंगे, उनको रोकने के लिए आदेश दिया जाए। ये एक पिटीशन डाला, उस पर कई दौर की चर्चा हुई, कई दिन डिबेट चली। एट द एंड कोर्ट कहता है कि भाई देखिए इस देश में 3 ऑर्गन्स हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, तो ये आपकी ड्यूटी है, आप करो इसको जाके। आप देखो कि आपको उनको इजाजत देनी है, नहीं देनी, ये आपकी ड्यूटी है। तो कोर्ट ने मना कर दिया, क्योंकि कोर्ट की आलोचना भी होती है कई बार इस आधार पे, इवन लेजिस्लेचर। अब हम अभी मैं एग्जांपल दूंगा, उदाहरण पढ़ेंगे, बहुत बार कोर्ट की आलोचना भी होती है कि कोर्ट वो काम कर रहा है जो उसको नहीं करने, जो उसकी टेरिटरी में नहीं आते। तो इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन भी दिया था 2007 में। जुडिशियल रिस्ट्रेन भी एक वोकैबुलरी का एक वर्ड है, मैं उसका मीनिंग बताऊंगा। जुडिशियल रिस्ट्रेन, उसका मतलब होता है एक न्यायिक सहनशीलता, या उसको हम कह सकते हैं एक सहयोग, एक कोऑपरेशन, कि भाई कोर्ट को भी क्या है, हर छोटे छोटे मामले में
अपने दायरे नहीं तोड़ने चाहिए। दायरे तोड़ने का मतलब ही तो जुडिशियल एक्टिविज्म है। अपने दायरे से बाहर जाने का मतलब ही क्या है? न्यायिक सक्रियता। जब जुडिशरी यानी जज अपने ऑफिस से बाहर निकल के चीजों को टैकल करने लग जाता है, किसके ऑफिस में जाने के प्रयास है? विधान पालिका के ऑफिस में। किसके ऑफिस में जाने का प्रयास है? कार्यपालिका के ऑफिस में। जब वो ऐसा करने लग जाता है तो इसी आलोचना के आधार पे फिर कोर्ट ने खुद ही अपना एक डिसीजन दिया था कि भाई हमें हर छोटी छोटी बात में इन चीजों से बचना चाहिए। जो विधायिका के काम है उसको करने दे, कार्यपालिका के काम है उसको करने दे, और वो करें। इट इज देयर ड्यूटी। अब यही तो सुप्रीम कोर्ट यही तो कहता है कि हर छोटी छोटी बात के लिए आप हमारे ऊपर आदेश लेने आ जाते हो कि किसान नहीं मान रहे, क्या करें। और ये कब होता है जुडिशियल एक्टिविज्म? दूसरी चीज। तीसरा क्या है? जब सरकार कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। फेल का मतलब अब किसान के मामले की ले लें, क्योंकि हम एग्जाम्पल से समझेंगे, अच्छा लगेगा, आपको थोड़ा सा रिमेंबर रहेगा। अब आंदोलन चल रहा है, 9-10 मेरे ख्याल में 10 बार की वार्ता भी हो चुकी है, उनके साथ डिस्कशन हो चुका है, डायलॉग हो चुका है, बट स्टिल देयर इज नो रिजल्ट। एजिटेशन इज कंटिन्यू। अब कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया। पहले तो कोर्ट कहता है कि भाई आप बातचीत करिए, डायलॉग से इस विषय को सुलझाइए। लेकिन जब लगा कि कामयाब नहीं हो रहे हैं तो लोगों ने वही ये PIL डाल दी कि जी रोड ब्लॉक है, रोड जाम है, वी आर डिस्टर्बिंग, पेशेंट डिस्टर्ब है, इधर से उधर नहीं आ जा रहे हैं। जो डेली रूटीन की हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं बैरियर आ रहे हैं। दूध नहीं आ पा रहा है, सब्जी नहीं आ पा रही है, क्योंकि दिल्ली में तो है नहीं, दिल्ली के आउटसाइड से ही जाती है, NCR से, इधर उत्तर प्रदेश से, इधर हरियाणा से, उधर से। तो फिर कोर्ट ने इसमें एक तरह का एक्टिव रोल प्ले किया। ये जुडिशियल एक्टिविज्म का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। कोर्ट आता है, कोर्ट सरकार को कहता है कि भाई आपने क्या किया अभी तक। सरकार कहती है वी आर ऑन टॉप। कोर्ट कहता है कि इतनी टॉप भी आपकी चल रही है, फिर भी रिजल्ट कहां है, क्यों नहीं मान रहे किसान। और अल्टीमेटली कोर्ट को यही कहना पड़ता है कि अगर सरकार कुछ नहीं करती तो फिर हमें करना पड़ेगा, और जब वो कर देंगे तो वो क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म। इसलिए फिर उन्होंने क्या किया? होल्ड पे रख दिया। जो 3 फार्मर जो हमारे लॉ हैं, जो बिल्स हैं, उनको होल्ड कर दिया लगभग 2 मंथ के लिए। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी। कमेटी अपनी सिफारिश करेगी, रिकमेंडेशन देगी कि ये कानून सही है या नहीं है। फिर कोर्ट अपना डिसीजन बनाएगा कि भाई ये कानून लगे रहे, लागू रहे, या इन कानूनों को नल एंड वॉइड कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। अगर ये बने बनाए कानून, क्योंकि कानून किसने बनाए हैं? पार्लियामेंट ने। अगर इनको रद्द करते हैं तो इनमें दोनों चीजें हो गई। जुडिशरी एक्टिव हुई, और एक्टिव होके फिर जो उसने डिसीजन लिया कानूनों को रद्द करने का, देखिए दोनों चीज इसमें आ गई। भाई समझने का प्रयास करें। एक्टिव होके उसने उस पर बात की तो जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, क्योंकि उसका काम नहीं था ये। लॉ बनाना विधान पालिका का काम बन गए, तो उसने उस पर बात की, और बात करके अगर उसको रद्द कर देती है, भाई ये फार्मर लॉज है, ये नॉट प्रॉपर, अगर वो कर देता है तो क्या कहेगा? जुडिशियल रिव्यू। समझे नहीं समझे? दोनों चीजों में ये बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ये भी एक रीजन हो सकता है भाई। इससे अगले रीजन की बात करें, कई बार क्या होता है, अब आप जानते हो चुनावी व्यवस्था है, और लोगों के वोट से ही राजनीतिक लोग जीतते हैं। जीतते हैं नहीं जीतते? जीतते। अब उनको डर भी लगता है कि भाई हम कोई ऐसा काम करेंगे तो जनता नाराज हो सकती है।
अब ये लाठी और कुछ ऐसी चीजें क्यों नहीं चला रही सरकार? पता है अगर किसानों पे लाठी चार्ज कर दे, in our country more than near about 60 to 70% peoples are related to agriculture work. तो पंगा लेना नहीं चाहेंगे। अगर 60-70% लोग नाराज हो गए ना, तो फिर मतलब जो सत्ता है, जो पार्टी सत्ता में है, वो बाहर हो जाएगी, क्योंकि यहां पर आधे से ज्यादा लोग ही चाहिए आपको। वो तो वैसी मेजोरिटी है। जब कई पार्टी चुनाव लड़ती है तो मैं भी कई बार 30% वाला ही चुनाव जीत जाता है। इवन जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए तो नियर अबाउट 30% वोट ही मिली थी, 100 में से 30 ही वोट मिली थी उनको, लेकिन फिर भी मेजोरिटी मिली, सीटें मिली, आधे से ज्यादा वोट मिले, नियर अबाउट 30%। 2019 की भी अगर बात करें, नियर अबाउट 35-6% वोट ही मिले और सीटें मिली हैं 303, अकेला अगर हम बीजेपी की बात करें। इससे डरते हैं। और जब विधायिका या कार्यपालिका वोट की वजह से लोगों से पंगा लेने से डरेगी, तो फिर किसको अपने आप एक्टिव होना पड़ेगा? न्यायपालिका को होना पड़ेगा, क्योंकि वो काम तो करना ही है भाई। तो ये भी एक तरीका है कि हमारे देश की जो प्रजातंत्र है उसमें नेताओं को वोट चाहिए, तो वो डायरेक्टली कोई ऐसे फैसले नहीं लेते, होल्ड पे रखते हैं। हालांकि वो चीजें पब्लिक इंटरेस्ट की हो सकती हैं, नेशनल इंटरेस्ट में हो सकती हैं, यानी वो चीजें करनी ही करनी चाहिए। अब एक और एग्जांपल मैं देता हूं। एक आर्टिकल हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 44। व्हाट इज आर्टिकल 44? बताओ कोई भी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक आर्टिकल है 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान सिविल संहिता। इसका मतलब है, हमने बात करी थी इस पे, इसका मतलब है कि पूरे देश में एक जैसा कानून लागू होना चाहिए। लेकिन हमारे यहां जैसे हिंदुओं का अलग से था भाई, मुसलमानों के लिए अलग से मुस्लिम पर्सनल लॉ वगैरह है, बोर्ड है और चीजें। तो ये बात बहुत पहले से उठी हुई है। न्यायपालिका ने भी आदेश दिया था, लेकिन हमारे यहां वोट की राजनीति को देखते हुए उस परिप्रेक्ष्य में नेता कानून बनाने से बचते हैं, क्योंकि उसमें फिर ये जो धार्मिक आधार पे है, ये फलाना है, ये ढिमका है, ये सब चीजें खत्म हो जाएगी। ऑल विल बी अंडर वन लॉ। फिर कोई हिंदुओं के लिए अलग नहीं है, मुसलमानों के लिए अलग नहीं है, सिखों के लिए अलग नहीं है, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा अंडर ए सिंगल अम्ब्रेला। उससे बचते हैं। बोला फिर हमसे मुसलमान नाराज हो जाएंगे, हमसे वो नाराज हो जाएगा। तो ऐसी चीजें कई बार जब बनती हैं तो भी कोर्ट को फिर क्या होना पड़ता है? एक्टिव होना पड़ता है। भाई ये करना पड़ेगा, तुम नहीं करोगे तो चलो तुम अपनी वोट सिक्योर करो, हम आदेश देंगे। और ज्यादातर जो चालाक पार्टियां होती हैं, ये जुडिशियल एक्टिविज्म क्यों आया? ये नेताओं के फेलियर की वजह से आया, ये कार्यपालिका फेलियर की वजह से आया, ये विधान पालिका के फेलियर की वजह से आया, या विधायिका की तानाशाही के खिलाफ आया कि कुछ भी करें। खासकर जब श्रीमती गांधी का टेन्योर था, उसके बाद ये चीजें ज्यादा एक्टिव हुई है, क्योंकि उस समय राजनीति अपने आप को ही सब कुछ मानने लगी थी। वो संविधान की मर्यादाएं भूल गई थी कि संविधान में केवल विधायिका का अस्तित्व नहीं है, संविधान में केवल कार्यपालिका का ही अस्तित्व नहीं है, तीनों अंगों का उचित अस्तित्व, चेक एंड बैलेंस है, सेपरेशन ऑफ फंक्शन, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, कि भाई अगर कोई गलत करेगा तो उसको दूसरा रोकने वाला है। हमने पढ़ा भी था,
इवन राष्ट्रपति भी गलत करता है तो उसको भी इम्पीचमेंट के माध्यम से हटाया जा सकता है। कोई जज भी गलत करता है तो उसको भी हटाया जा सकता है। संसद में 2/3 बहुमत से वही महाभियोग का प्रस्ताव उसके अगेंस्ट पास करके उसको भी हटाया जा सकता है। तो इस देश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो कह दे मैं ही सब कुछ हूं और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चेक एंड बैलेंसेस प्रॉपर उसमें इंप्लीमेंटेड है। जो भी संविधान को तोड़ने का प्रयास करेगा, जो भी संविधान के द्वारा मिली गई शक्तियों का मिसयूज करेगा। दूसरा है कारण मिसयूज करना अपनी पावर्स का। अब क्या हुआ आपने देखा, चाहे इमरजेंसी लगी हो या आज भी देखिए, मैं और एक एग्जांपल आपको देता हूं इसी से संबंधित। पिछले कई लगभग 3-4 साल से सरकार ने एक आदेश पारित किया था आधार कार्ड के संबंधित, यानी आधार कार्ड मैंडेटरी है। भाई आप इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए जाओगे देन इट इज मैंडेटरी। आप किसी गवर्नमेंट सर्विस का अगर लाभ लेना चाहते हो देन इट इज मैंडेटरी। यानी हर चीज में आप कहीं कुछ भी करोगे बिना आधार के आप कर नहीं सकते। तो इसके अगेंस्ट एक PIL डल गई कि भाई हर जगह के लिए अब किसी का आधार नहीं है या और कोई दिक्कत है तो ऐसे मैंडेटरी तो नहीं किया जा सकता। किसी ने आधार नहीं बनाया, क्या उसको हम लाभ देने से वंचित कर सकते हैं? क्या उसको अपना नागरिक नहीं मान सकते? क्या जो सरकारी सुविधाएं हैं क्या वो उनका लाभ नहीं ले सकता? तो आज तक भी कोर्ट ने उसको मैंडेटरी नहीं होने दिया, उसको होल्ड पे रख रखा है। सरकार ने कर दिया था, PIL डली, कोर्ट ने उसको होल्ड पे कर दिया और अभी तक भी वो पूर्ण रूप से सरकार, क्योंकि ये क्या होता है अब सरकार ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी कर देगी और जो कर देगी वही सही है, ऐसा नहीं हो सकता। वो चीजें अगर फिजिबल हैं या नहीं है, वो लागू करने योग्य हैं या नहीं, वो सारी चीजें मैटर करती हैं उसमें। तो ऐसे बहुत से रीजन हैं। या अब आप देखते हैं इसके एक्टिव होने के रीजन, करप्शन इतना फैल रहा है। इवन हम पिछली सरकार की बात करें, चलो अभी की सरकार की तो कुछ चीजें अभी सामने आई नहीं, जब सत्ता बदलती है तभी करप्शन का पता लग जाता है, क्योंकि दूसरी सरकार आती है फिर वो उसके वो कहते हैं ना ढके हुए ढोल उगाड़ती है, बजाती है, उनको फिर पता लगता है कितनी आवाज आती है उनसे, क्योंकि अब तो वो उसकी सिक्योरिटी में बैठे हैं, ढोल बजने नहीं देंगे कोई भी, जो भी सत्ता होती है। अब क्या हुआ था जो पिछली सरकार थी उसमें आपने 2G 3G कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ घोटाला, इस तरह की चर्चाएं थी। हालांकि कोर्ट ने बाद में क्या कहा मैं उस पर नहीं जाऊंगा, भाई उन सबको बरी कर दिया। तो उसमें भी क्या होता है, फिर उसमें भी जुडिशियल एक्टिविज्म होता है। अब क्या होता है, राजनीतिक लोग हैं, एक थाली के चट्टे बड़े, सत्ताधारी हो विपक्ष वाले हो, इनको पता है आज हम हैं कल ये आ जाएंगे। वो कहना चोर चोर मुसेरे भाई, समझो। तो एक दूसरे को कुछ छेड़ना ही नहीं चाहता। अब आप देख रहे होंगे वर्तमान की जो सरकार है, सबसे ज्यादा आलोचना गांधी फैमिली की होती है, भाई ये करप्ट है, इनको इतना पैसा है, लेकिन आज तक एक भी किसी पे कार्रवाई करी हो। एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं, वो उस पे लगाते रहते हैं, वो उस पे लगा रहते हैं। तो जो मेन पार्टी के लोग होते हैं वो एक दूसरे पे कार्रवाई करने से बचते हैं। उनको पता है भाई, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोई यहाँ कम्युनिज्म तो है नहीं, डेमोक्रेसी है। और हमारे देश के लोग ऐसे भी हैं कि भाई सत्ता परिवर्तन भी करते हैं। इनको पता है कि व्यक्ति रहेगा तो डिक्टेटर बन सकता है या कोई और दिक्कत आ सकती है, तो उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं कि बोला भाई ये कल ये भी सत्ता में आ सकते हैं, तो इनके अगेंस्ट किसी तरह का कोई भी डिसीजन ना लिया जाए। लिया भी नहीं जाता, ये सच्चाई है। तो फिर किसको एक्टिव होना पड़ता है? ज्यूडिशरी को एक्टिव होना पड़ता है। ये आपने देखा था, खुद कोर्ट ने कई बार आदेश दिए, चाहे आपका दल बदल की बात हो, कोर्ट कई बार डिसीजन देता है जब दल बदल होता है। अब राजनीतिक लोग तो अपने फायदे के लिए पार्टी
बदलते रहते हैं, इधर पैसे ले लिए, उधर मंत्री बन गए, उधर कुर्सी मिल गई, इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये इस देश में कहीं ना कहीं इसका एक रीजन है। और जो हमारे देश में न्यायिक सक्रियता के साधन हैं, हमने कल भी पढ़ा था भाई, एक तो है जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि रिव्यू की ताकत के आधार पे ही न्यायपालिका क्या करती है, एक्टिव होती है। वही आर्टिकल इसमें लिख देंगे 32(2)(6) जो टाइप्स ऑफ रेट्स, वो भी एक साधन है। और दूसरा देखिए, अब एक्टिव होने का एक रीजन और हम ये लिख सकते हैं, बेसिकली हमारे देश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है, आपके अधिकार, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। और जब आपके मौलिक अधिकार सरकार छीनना चाहती है तो कौन एक्टिव होती है बचाने के लिए, न्यायपालिका, क्योंकि उसको संविधान का गार्डियन बनाया गया है, संविधान का रखवाला बनाया गया है। समझे या नहीं समझे? बिल्ली को दूध की रखवाली नहीं दी जा सकती, सरकार बिल्ली की तरह, अगर उसको कह दे तुमने प्रोटेक्शन करनी है, नहीं करेगी, वो काट देगी, सारा दूध पी जाएगी, रुई डाल देगी, बोला दूध दिख रहा है। समझ रहे हो? तो इसलिए कोर्ट को ये काम दिया गया है, आपके अधिकारों की रक्षा भी करती है, वो संविधान की व्याख्या भी करती है, संविधान की एक तरह के गार्डियन। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है अधिकार, क्योंकि डेमोक्रेसी में और दूसरे रूल में यही फर्क है, अधिकारों का ही फर्क है। अमेरिका में क्यों चीजें आई सबसे पहले, क्योंकि वहां पर ज्यादा अधिकार दिए गए लोगों को। पाकिस्तान में नहीं आई जुडिशियल एक्टिविज्म, चीन में नहीं आई, इवन यूएसएसआर में नहीं आई, जो अमेरिका के बराबर की ताकत था। तो ये आती है एक सही डेमोक्रेटिक शासन। सबसे पुराना कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक एक स्टैब्लिश डेमोक्रेसी अगर कहीं है तो वो अमेरिका में, जहां पर अधिकारों को सबसे पहले, और अधिकार पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कहीं दिए गए हैं तो वो अमेरिका में दिए गए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जिसमें नेचुरल राइट्स की बात होती है, यानी प्रकृति के अनुसार जो सही है वो सही है। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था जुडिशियल एक्टिविज्म, इसका सीधा सा मतलब है जब सरकार, विधायिका या कार्यपालिका अपने काम नहीं कर पाती, काम करने में फेल हो जाती है, या लोगों के अधिकारों का हनन करती है, या वो अपने काम करने में सक्षम नहीं है, तब आकर के न्यायपालिका उसमें इंटरफेयर करती है और अपनी सीमाएं तोड़ करके उनकी बाउंड्री में जाती है, उनके कार्यों में हस्तक्षेप करती है, उसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। एनी क्वेश्चन? थैंक यू।